हेलो एवरीवन, ये हमारी वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे कि नेशनल इनकम किन किन तरीक़ों से और कैसे निकलती है। इसमें 3 मेथड है: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आपका ये थ्योरी ज़्यादा आता है, इसमें 6 मार्क्स में थ्योरी आता है कि आप वैल्यू एडेड मेथड से आप जो प्रोसीजर है निकालने का वो बताइए कि नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे वैल्यू एडेड मेथड से या इनकम मेथड से, या तीनों में से कोई भी मेथड आ सकता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कोई एक पर्टिकुलर मेथड करके जाना और ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ऐसा नहीं है। तो आपको तीनों मेथड करने पड़ेंगे। तो आज हम पहला मेथड करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट मेजर्स द नेशनल इनकम in terms of value addition by each producing units in the economy during an accounting year। ये कहना चाह रहा है कि एक साल के अंदर जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक का, उसके अंदर एक साल के अंदर जो भी हमारा आउटपुट है, जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी हमारा सामान बना है, उसमें किन किन लोगों ने कितना कितना वैल्यू ऐड करा है। अब वैल्यू ऐड का मतलब कितने रुपए जोड़े हैं, ठीक है। अब मान लो किसान गेहूं उगा रहा है और बेच रहा है 200 रुपये किलो के हिसाब से, ठीक है। यहाँ 200 रुपये का मान लो, किलो मत मानो, 200 रुपये का बेच रहा है। तो आपको अगर ब्रेड मिल रही है या आटा मिल रहा है तो आपको 200 का मिल रहा है? नहीं, ये जो 200 रुपये से लेकर आपको 1000 रुपये का आटा मिल रहा है, जो बीच में 800 रुपये का डिफरेंस है, इसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन, ठीक है। यानी कि वैल्यू ऐड करिए। और ये सिर्फ किसान ही नहीं करता, ये फार्मर्स नहीं करते, बीच में और जो चक्की वाले हैं और भी चीज़ें हैं और भी लोग जो बीच में शामिल हैं, बिचौलिया जिन्हें बोलते हैं, वो लोग वैल्यू ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। यानी कि अमाउंट ऐड करते हैं इसमें, प्रोसेस करते हैं आगे। अब आप गेहूँ उगाया तो आप सीधा घर पे गेहूँ लेके तो आओगे नहीं। अगर आपको आटा चाहिए तो आप गेहूँ लेके तो आओगे नहीं, ठीक है। गेहूँ जाएगा चक्की वाले के पास, चक्की वाले से जाएगा आप लोगे, या फिर कोई रिटेलर लेगा, दुकानदार लेगा, फिर दुकानदार से आप लोगे। तो अपना प्रॉफिट वो ऐड करेंगे। तो जो प्रॉफिट ऐड करेंगे उसे बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन। इसका एग्जांपल देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है वैल्यू एडेड। जो हमें निकालना है वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस, जितने में दुकान में हमें सामान मिल रहा है वो चीज़, ठीक है, या जितने में हम सामान बेच रहे हैं। अगर एग्जैक्टली बोलूँ तो जितने में हम सामान बेच रहे हैं, अगर मैं मान लो चक्की वाला हूँ, मैं चक्की पीसता हूँ, आटा पीसता हूँ, तो जितने में मैं पिसा हुआ आटा बेच रहा हूँ, वो मेरी होगी वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। क्या करेंगे उसके बाद? माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि जितने में मैंने सामान खरीदा है। सामान क्या खरीदा मैंने? अगर मैं चक्की वाला हूँ, आटा पीसता हूँ, तो मैं बेचूंगा क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगी मेरी? जो पिसा हुआ आटा है, ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा? मेरा रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या है मेरा? अगर मैं चक्की वाला हूँ, चक्की आटा पीसता हूँ, तो रॉ मटेरियल क्या होगा? जो गेहूँ है लिया मैंने, तो जितने का मैंने गेहूँ लिया और जितने में मैंने पीस कर बेचा, इन दोनों में के जो प्राइस में डिफरेंस होगा वो हमारा वैल्यू एडेड होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इन मेथड में आपका थ्योरी ज़्यादा आता है। 6 मार्क्स में आपका पूछेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड से आप नेशनल इनकम निकालो, प्रोसीजर बताओ कि वैल्यू एडेड मेथड से आप नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, या इनकम मेथड से या एक्सपेंडिचर मेथड से, किसी भी मेथड से आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका एस्टिमेशन देखते हैं कि हम वैल्यू एडेड मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पूरा प्रोसीजर आपको जैसे ही टेबल बनाया है और ये थ्योरी लिखी है, पूरा आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम में आता है, ये 6 मार्क्स में आएगा। तो इसको देखते हैं। आपका पहला चीज़ है प्रोड्यूसिंग फर्म, ठीक है। जो वैल्यू, जो पर्सन, जो फर्म्स वैल्यू ऐड कर रही हैं सामान में, उनके बारे में है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितने का सामान बेच रहा है वो पर्सन, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जितने का उसने रॉ मटेरियल खरीदा था किसी और से। वैल्यू एडेड, जितने की उसने वैल्यू ऐड करी है। अब इसका पहले देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या? फार्मर, एक किसान है। इसका एग्जांपल लेते हैं कि एक ब्रेड बनाने वाला है, ठीक है। ब्रेड बनाने वाला है, तो सबसे पहले क्या है? किसान ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन करा, कितने का? 200 रुपये का। अब 200 रुपये का इसका थ्योरी देखते हैं। इट इज़ एज्यूम्ड दैट द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये IC जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, और 200 रुपीज़। अब जो इसका रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, जो उत्पादन करने से पहले खर्चा लगता है ना, कि रॉ मटेरियल खरीदते हैं पहले, वो चीज़ लगी। तो रॉ मटेरियल में क्या लगा?
सीड्स लगा, इसका फर्टिलाइज़र लगा, इरिगेशन लगा, ठीक है, पानी वानी दिया, खाद दिया, इन सब में जो पैसा लगा वो फार्मर का क्या है, वो किसान का क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। यानी कि रॉ मटेरियल यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में कितना पैसा लगा किसान का, 200 रुपये लगे इसके, ठीक है, 200 रुपये ये लगे। फिर उसके बाद क्या करा, उसने बेचा कितने का, उसने सामान खरीदा था 200 रुपये का, उसने आगे प्रोसेस करा, प्रोसेस यानी कि उसने गेहूँ उगाया, गेहूँ उगाने के बाद उसने कितने का बेचा, 600 रुपये का। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि जितने में सामान बेचा उसने, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, 600 रुपये। अब जितने में सामान बेचा माइनस जितने में सामान खरीदा था, हमने पढ़ा था ना इसका डिफरेंस, जितने में सामान बेचा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो हमारा आ जाएगा वैल्यू एडिड। तो सेम यहीं पर एग्जांपल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 600 रुपये माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जितने में सामान बेचा 600 रुपये का माइनस जितने में सामान उसने रॉ मटेरियल्स खरीदे थे, तो कितने खरीदा था, 200 रुपये का, तो 600 माइनस 200 400, तो उसने 400 रुपये की वैल्यू ऐड करी है किसमें, जो उसका गेहूँ है, उसने बीज वगैरह खरीदे, प्रोसेस करा, आगे उगाया, गेहूँ बना, तो गेहूँ बनाने में जो उसका बीज का जो डिफरेंस है ये 400 रुपये, उसने क्या करा, वैल्यू ऐड करी है, ठीक है, ये रुपीज़ में है, ठीक है। तो 200 रुपये का उसने सामान खरीदा था, 600 रुपये का बेचा, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा वैल्यू एडिड होगा, ठीक है। तो फार्मर ने कितनी की वैल्यू ऐड करी, 400 रुपये की वैल्यू ऐड करी है फार्मर ने। अब इसके बाद कहाँ जाएगा, जो गेहूँ है वो किसके पास जाता है, चक्की वाले के पास, चक्की पीसता है ना, आटा पीसता है, तो उसे बोलते हैं फ्लावर मिल, ठीक है, चक्की पीसने वाला। अब चक्की पीसने वाले का इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगा, 600 रुपये। अब आप ये गौर करना कि ये 600 रुपये सेम है, ठीक है, अलग से नहीं है। फार्मर ने 600 रुपये में बेचा, चक्की वाले ने खरीदा 600 रुपये में, तो चक्की वाले का जो एक्सपेंडिचर है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो फार्मर का इनकम है, ठीक है। जो चक्की वाले का जो इन्वेस्टमेंट है, जो खर्चा है, वो फार्मर का इनकम है। तो जो ये फार्मर के 600 रुपये थे वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, क्योंकि फार्मर ने 600 रुपये का बेचा था गेहूँ, चक्की वाले ने 600 रुपये का खरीदा है गेहूँ, तो चक्की वाले की इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगी। अब फार्मर के लिए तो वो आउटपुट है, अंतिम वो वस्तु है, लेकिन फ्लावर मिल के लिए जो चक्की वाला है उसके लिए क्या, वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझना ध्यान से, एक के लिए जो एक के लिए जो आउटपुट है, दूसरे के लिए वो रॉ मटेरियल है वो, ठीक है। और चक्की वाला क्या है, वो उसको आगे और प्रोसेस करेगा, गेहूँ को पीसेगा वो। तो चक्की वाले ने क्या करा, 600 रुपये में गेहूँ खरीदा, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी हो गई चक्की वाले की, 600 रुपये। उसने आगे पीसा, पीसने में जो खर्चा आया उसने ऐड कर दिया, कितने का बेचा सामान, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुई, 800 रुपये। यानी कि चक्की वाले ने 600 रुपये का गेहूँ खरीदा और उसको पीस पास कर जो आटा बना वो 800 रुपये में बेच दिया है इसने, ठीक है, ये 800 रुपये बेच दिया। तो बीच का जो डिफरेंस है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो क्या है, वैल्यू एडिड है। यानी कि जो चक्की वाला है उसने 200 रुपये की वैल्यू ऐड करी है, वैल्यू ऐड हो गई। अब दूसरी बात क्या है, अब चक्की वाला है, उसने आटा बेचा कितने का, 800 रुपये का, ये 800 रुपये का उसने आटा बेचा। कौन खरीदेगा, बेकर खरीदेगा, जो बेक करता है, ठीक है, जो ब्रेड बनाता है, बेकर है, बेकर ने कितने का खरीदा, 800 रुपये का। वही चीज़ है सेम, जो 800 रुपये यहाँ थे वही चीज़ है ये। तो एक का जो आउटपुट है, दूसरे का वो रॉ मटेरियल है, एक का जो अंतिम वस्तु है जितने में उसने बेचा, दूसरे ने वो सामान खरीदा, तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल हो गया, क्लियर। तो बेकर ने कितने का, 800 रुपये का खरीदा है, यानी कि रॉ मटेरियल है उसके लिए, तो जो आटा है उसके लिए, बेकर के लिए वो रॉ मटेरियल है वो। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितने का हो गया, बेकर का कितने हुआ, 800 रुपये। उसने बेक करा उसको, उसकी ब्रेड बनाई, ठीक है, ब्रेड बनाया, पिज़्ज़ा जो भी कह सकते हैं, तो ब्रेड बनाई उसकी, और ब्रेड कितने की बेची, 1000 रुपये की, इसने 1000 रुपये की बेची। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो अंतिम वस्तु का जो प्राइस है वो कितने, 1000 रुपये। तो खरीदा कितने का था, 800, बेचा कितने का, 1000। तो जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है, 200 रुपये, यानी कि वैल्यू एडिड है। तो बेकर ने कितने की वैल्यू ऐड करी, 200 रुपये की वैल्यू ऐड करी है, जितने का खरीदा माइनस जितने में बेचा, ठीक है। जो बीच का डिफरेंस होगा वो वैल्यू एडिशन है। अब बेकर तो डायरेक्टली कस्टमर के पास जाएगा नहीं, उसने क्या करा, दुकानदार को बेचा।
तो बेकर ने कितने का सामान ब्रेड जो बनाई थी वो कितने की बेची, 1000 रुपये की। तो शॉपकीपर ने कितनी खरीदी, 1000 रुपये की। तो जो एक का आउटपुट है, जो एक के लिए अंतिम वस्तु है, वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो उसने 1000 रुपये का, शॉपकीपर ने, दुकानदार ने 1000 रुपये का खरीदा, उसने बेचा कितने का, 1200 रुपये का। तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है शॉपकीपर के लिए, दुकानदार के लिए, वो कितना है, 1200 रुपये। 1000 रुपये का खरीदा और 1200 का बेचा, तो बीच का जो डिफरेंस है 200 रुपये, ये क्या है, वैल्यू एडेड है ये। तो शॉपकीपर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, 200 रुपये। तो इन चारों ने 1 2 3 4, फार्मर, मिल वाला, बेकर और शॉपकीपर, इन चारों ने जो मिलकर ये वैल्यू ऐड करी, वो कितने की करी, टोटल 1000 रुपये की। क्लियर। तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग फर्म्स, ये जो हमारे पास बेकर है, फार्मर, ये क्या प्रोड्यूसिंग फर्म्स है, तो उन्होंने इन चारों ने मिलाकर जितना भी वैल्यू ऐड करा वो कितना है, 1000 रुपये। तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्लियर। अब जो ग्रॉस, जो इतना 1000 रुपये जो वैल्यू ऐड हुई थी, सबको मिलाकर जितने भी सब ने वैल्यू ऐड करी, चारों प्रोड्यूसिंग फर्म ने, उन सब ने जितनी जितनी वैल्यू ऐड करी, 400 200 200, सबको मिला के कितना हुआ, 1000 रुपये। तो जो 1000 रुपये उसे बोलेंगे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस पे काउंट होता है। एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि अगर आपको जैसे GDP दे रखा है, GVA दे रखा है, ये NDP दे रखा होगा, आपको NNP भी दे रखा होगा, तो इसके आगे फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस लगता है। अगर कुछ नहीं दे रखा इसके आगे, ना फैक्टर कॉस्ट लिखा है, ना मार्केट प्राइस लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो आपको मार्केट प्राइस मान के चलना है, ठीक है। जो मार्केट प्राइस है ये आपका अंडरस्टूड चीज़ है। अगर आपको NDP दे रखा है या NNP दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, कुछ भी GDP दे रखा है, कुछ भी चीज़ दे रखी है और उसके आगे कुछ लिखा नहीं है, आगे फैक्टर कॉस्ट नहीं लिखा है या मार्केट प्राइस, दोनों में से कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको मार्केट प्राइस मान के चलना है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि NDP निकालो, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालो, आपको वैल्यूज़ दे रखी है और आपको कुछ नहीं दे रखा कि फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है या मार्केट प्राइस पे निकालना है, तो आपको मार्केट प्राइस पे मान के चलना पड़ेगा उसको, ठीक है। अपने आप ही मान के चलना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस पे निकालना है। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा होगा, अगर दे रखा होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा कुछ, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस नहीं मेंशन करा हुआ आगे, तो आपको मार्केट प्राइस पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मान के चलनी है पहले से। अब जो हमने 1000 रुपये निकाले थे, वो क्या हमारा GDP MP या ग्रॉस वैल्यू एडेड के बराबर है, ठीक है। जो हमारी 1000 रुपये वैल्यू आई ना, ये हमारी क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये इसके बराबर है। तो उसको देखते हैं एक बार डेफिनेशन। ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग फर्म्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जो हमने ये 1000 रुपये निकाले थे, ये 1000 रुपये, ये क्या है, GVA एट मार्केट प्राइस या फिर GDP एट मार्केट प्राइस। तो जो ये 1000 रुपये ये इसके या इसके बराबर है। तो क्वेश्चन में आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि GDP MP निकालो या GVA MP निकालो, तो सेम ही चीज़ होगा, ठीक है। अगर आपको GVA MP पूछा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो सेम ही चीज़ है ये। क्लियर। अब देखते हैं, अगर हमें GDP दे रखा है या GVA दे रखा है, दोनों सेम चीज़ है, मैंने बोला। तो GDP दे रखा है, अगर आपको बोलते हैं नेशनल इनकम निकालना है, तो आप क्या करोगे, अब स्टेप बाय स्टेप जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था वही करना है। आपको पहले देखना है फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, ग्रॉस, इसमें क्या है N यानी कि नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं हम, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। ये हमने करा हुआ है, ग्रॉस से नेट पे कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट पे कन्वर्ट करना है, तो हम माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। ये हमने कर दिया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट देखते हैं अल्फ़ाबेट D। सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, D से डोमेस्टिक। इसमें सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या है, N यानी कि नेशनल। तो डोमेस्टिक से हमें नेशनल में जाना है, यानी कि डोमेस्टिक को हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, प्लस NFIA करेंगे, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं हम, तो हम प्लस NFIA करते हैं। ये हो गया। तीसरा वर्ड क्या है, P से P फॉर प्रोडक्ट। तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, प्रोडक्ट सेम होता है। अब उसके बाद देखते हैं हमें यहाँ पर क्या है, मार्केट प्राइस, यहाँ पर क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो हमें मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाते हैं तो क्या करते हैं, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट क्या हुआ, जो हमारा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितना सामान बनाने में जो हमारा खर्चा लग रहा है वो। मार्केट प्राइस क्या है, जितने में हम सामान बेच रहे हैं, तो बीच में जो टैक्स वगैरह लगता है वो चीज़ है। तो हमें अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो हम -NIT करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा, वैल्यू एडिशन मेथड से आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा। आपको ये चीज़ करनी है। एंड इसमें एक और चीज़ है, ये मैंने शॉर्ट में स्टेप बाय स्टेप कर रखा है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड नोट कर सकते हैं कॉपी में। नेक्स्ट चीज़ है, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें नेशनल इनकम निकालते हुए, किससे, वैल्यू एडेड मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको MCQ में पूछ सकता है कि ये चीज़ ऐड होगी कि नहीं होगी नेशनल इनकम में, तो ये चीज़ आप देख लेना, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो जो सेकेंड हैंड गुड्स है उसका जो बिक्री हो रही है, खरीदरी हो रही है, जितने प्राइस में हो रही है, जो सेकेंड हैंड गुड्स की जो अमाउंट है वो हम ऐड नहीं करते, ठीक है। कोई सेकेंड हैंड गुड है वो हमने खरीदा है या बेचा है तो हम उसका अमाउंट प्लस नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। सेकेंड चीज़ है, कमीशन अर्नड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अगर कमीशन मिला है, जो सेकेंड हैंड गुड्स है, हमारा सेकेंड हैंड वस्तु है, उसको बेचने में या खरीदने में जो कमीशन मिलता है उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे नेशनल इनकम निकालते हुए। थर्ड पॉइंट है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। इसका एग्जांपल देखते हैं, कार्स यूज बाय कार प्रोड्यूसर फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉयज़। अब कोई एक कार का मालिक है, ठीक है, कोई कार प्रोड्यूसर है, कोई कार बनाने वाली कंपनी है, वो अपनी कार से या अपने जो बनाई हुई कार है उसी से अपने एम्प्लॉयज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर लाता है। तो वो उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है, जो पेट्रोल का पैसा खर्च हो रहा है, वो ऐड नहीं होगा नेशनल इनकम में। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन। एग्जाम्पल है इसका, वीट प्रोड्यूस्ड बाय एंड कंज्यूम्ड बाय फार्मिंग फैमिली। अब कोई एक किसान है, वो गेहूँ उगा रहा है और खुद ही खा रहा है, ठीक है, तो जो उसका वैल्यू ऐड करा है उसने, जो खर्चा लगा है, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुद ही खा रहा है, खुद ही कमा रहा है, खुद ही गेहूँ उगा रहा है, खुद ही खा रहा है वो, ठीक है। तो कहीं वो बेच नहीं रहा मार्केट में, अपने लिए कमा रहा है, अपने लिए उगा रहा है गेहूँ और अपने लिए ही खा रहा है, तो इसलिए वो नेशनल इनकम निकालते हुए ऐड नहीं करेंगे, उसको प्लस नहीं करेंगे। लास्ट चीज़ है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें ऐड हो चुका होता है, ठीक है। डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक ही चीज़ को हम दो बार नहीं गिन सकते ना, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा उसका अमाउंट ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको करनी है, इसको नोट कर लेना आप। ये आपका एग्जाम में आ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी, MCQ के फॉर्म में भी आ सकता है, तो आप इसको एक बार दोबारा देखना। ये आपका पूरा थ्योरी एज इट इज़ आपको लिखनी है, ये आपके नोट्स भी हैं, तो आपको थ्योरी ऐसा टेबल और ये पूरा जो भी थ्योरी लिखी हुई है मैंने, ये आपको एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में लिखनी है अगर क्वेश्चन आता है थ्योरी का।